ना कोई बिजनेस डिग्री, ना सिल्वर स्पून, कुछ था तो सिर्फ माँ होने का एक्सपीरियंस और जुनून इंडिया की चॉइस बदलने का। ऐसा क्या किया वरुण और गजल ने अलग कि मामा अर्थ 5 साल में एक प्रॉफिटेबल यूनिकॉर्न बन गया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन नायक, आप देख रहे हैं स्टार्टअप ज्ञान। जानेंगे मामा अर्थ के एक्सप्लोसिव ग्रोथ स्ट्रेटेजीज के बारे में, प्लस ये भी डिस्कस करेंगे कि यार क्या मामा अर्थ आगे ग्रो हो पाएगा या उनको क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। तो वीडियो को आखिर तक देखना और हम जल्दी से वीडियो शुरू कर देते हैं। इसको यूज करने के बाद थोड़ा तो यार फ्रेश फील हुआ ही, पर गजल आलक को अपने शार्क टैंक इंडिया में ऐसा शार्क देखा होगा। क्या आपको पता है कि यार मामा अर्थ से पहले उनका कोई बिजनेस एक्सपीरियंस नहीं था। इनफैक्ट ना वो IIT से है ना IIM से है, इससे पहले वो पेंटर थी। पर वरुण जो उनके हस्बैंड और को-फाउंडर है मामा अर्थ में, और गजल ने ये 6 स्ट्रैटेजीज अपना के मामा अर्थ को इतना तेजी से ग्रो किया। पहला है फाइंड अ नीश। तो ये टॉक्सिन फ्री है, तुम बच्चे भी यूज कर सकते हैं। मतलब वी जनरली लाइक प्रोडक्ट्स जिसमें कोई केमिकल फ्री और टॉक्सिन फ्री हो। अब जो FMCG का मार्केट है इंडिया में, वो 2020 में करीब $110 बिलियन की थी। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर का मार्केट करीब $26 बिलियन का था 2020 में। पर यार ये मार्केट बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, तो वरुण और गजल ने एक नीश पकड़ा बेबी केयर का, क्योंकि उससे वो रिलेट भी करते थे और उससे उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी हुई थी, और उस इंडस्ट्री को उन्होंने डिसरप्ट किया। तो हुआ यूँ कि जब वरुण और गजल का बेटा हुआ अगस्त्या, उसको स्किन प्रॉब्लम थी। तो जब वो स्किन प्रोडक्ट्स उस पर लगाते थे तो उसको रैशेज, एलर्जी, बहुत सारी ऐसी दिक्कतें होती थी। उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो कई सारे प्रोडक्ट्स उसके लिए मना हो गए। तो फिर गजल ने कुछ प्रोडक्ट्स बाहर से मंगाया और उन्होंने देखा कि यार बाहर के प्रोडक्ट्स तो यार अगस्त्या को सही से सूट हो रहे हैं, इंडियन प्रोडक्ट्स में दिक्कत हो रही है। फिर उन्होंने ये सब इंग्रेडिएंट्स और ये सब पढ़ना चालू किया। तब उनको पता चला कि यार बाहर ये बेबी केयर का मार्केट काफ़ी ज़्यादा रेगुलेटेड है। करीब 1500 ऐसे टॉक्सिन्स है जो कि बैंड है। इंडिया में ऐसा कुछ है नहीं। तो फिर उन्होंने अपने दोस्तों से पूछा कि भैया तुम सब क्या कर रहे हो। उन्होंने भी बोला कि यार हम भी बाहर से ही प्रोडक्ट्स मंगवा रहे हैं। तो यहाँ पे वरुण और गजल को एक बड़ी मार्केट अपॉर्चुनिटी दिखी। उन्होंने सोचा कि यार इंडियन बच्चों को भी क्वालिटी प्रोडक्ट्स क्यों नहीं मिल रहे हैं। तो पहले उन्होंने इस पर रिसर्च करना चालू किया। फिर उनको पता चला कि यार बहुत सारे जो इंग्रेडिएंट जो बाहर के प्रोडक्ट्स में यूज़ होते हैं वो इंडिया से ही एक्सपोर्ट हो रहे हैं। फिर उन्होंने मैन्युफैक्चरर से बात करी कि भैया ये सब प्रोडक्ट्स इंडिया में बन सकते हैं। उन्होंने बोला कि भैया बिल्कुल बन सकते हैं, कोई बनाना चाहेगा तो बना देंगे। तो फाइनली उन्होंने दिसंबर 2016 में मामा अर्थ की लॉन्च करी 6 प्रोडक्ट्स के साथ। अगला है पर्पस बिल्ड ब्रांड। That every time you make a purchase from Mamaearth, they will link your order to a tree, which you can actually track on their website. उसके अलावा all the Mamaearth products are made up of natural ingredients and are absolutely chemical free. कभी आपने सोचा कि यार मामा अर्थ ये गुडनेस इनसाइड, प्लांट ट्री इनिशिएटिव, प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड, इन सारी चीज़ों पे क्यों फोकस करता है? तो देखो यार आजकल ना ब्रांड बनाने के लिए आपको कस्टमर्स के साथ कनेक्ट करने की बहुत ज़रूरत है, प्लस उनका भरोसा जीतना पड़ेगा। और अगर आपने इमोशनल कनेक्ट बना दिया कस्टमर्स के साथ, जिसमें कस्टमर्स को पता है कि यार ये ब्रांड क्यों एग्जिस्ट करता है, किन चीज़ों पे ये बिलीव करता है, तब आप जो भी बेचेंगे कस्टमर्स खरीदने को तैयार रहेगा। तो इसीलिए मामा अर्थ ने शुरुआत से अपने ब्रांड स्टोरी को बताने में काफ़ी ज़्यादा फोकस किया। कैसे शुरुआत हुई वो मैंने आपको बता दिया, क्या उनके प्रिंसिपल्स हैं, क्यों वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं, टॉक्सिन्स नहीं यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई। क्या उनका विजन है, क्या उनका मिशन है, और फिर कैसे ये एक ब्रांड बाय द पेरेंट्स फॉर द पेरेंट्स है। इन सारी चीज़ों से ट्रस्ट उनका काफ़ी ज़्यादा बिल्ड हुआ। फिर आउटसाइड वैलिडेशन के लिए उन्होंने मेडसेफ से भी अप्रूवल लिया, ताकि लोगों को ऐसा ना लगे कि यार ये खुद से तारीफ कर रहे हैं पर इनको एक्चुअल में बाहर की एजेंसी ने अप्रूव किया है। तो इसके चलते कस्टमर्स के बीच में मामा अर्थ का काफ़ी ट्रस्ट बिल्ड हुआ। और शुरुआत उन्होंने बेबी केयर से किया। फिर लोगों ने बोला कि यार मदर्स के लिए भी प्रोडक्ट्स बनाओ। फिर उन्होंने उस फील्ड में भी एंट्री मारी, और फिर लोगों ने बोला कि भैया पापा को क्यों पीछे रख रहे हो। तो फिर फाइनली एक एक करके उन्होंने पूरे पर्सनल केयर के इंडस्ट्री में ही एंट्री मार ली। अगला आता है इनोवेशन। We at Mamaearth have understood this problem and introduced a miracle product, Rice Wonder Water. It detangles your hair in exactly 7 seconds. अब यार अगर आपको कंपटीशन से आगे रहना है तो कंटिन्यूसली इनोवेट करना पड़ेगा। बट कंपनीज को ये प्रॉब्लम आती है कि यार बनाए क्या इनोवेट करें, ये भी तो पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे कि आपने देखा कि यार गजल जो कि को-फाउंडर है खुद प्रोडक्ट्स ट्राई कर रही है, पर जो बेसिक डिफरेंस है बड़ी FMCG कंपनीज और मामा अर्थ में, वो ये है कि स्पीड ऑफ इनोवेशन का। तो जो बड़ी FMCG कंपनी है, अगर कोई मार्केट में एंट्री मारना चाहती है, काफ़ी रिसर्च करती है, देखती है कि यार ये मार्केट कितना बड़ा है, कितना वो मार्केट शेयर ले सकते हैं, और अगर ये जो मार्केट शेयर है कुछ हज़ारों करोड़ में हुआ तभी वो एंट्री मारते हैं, क्योंकि भैया उनको काफ़ी ज़्यादा खर्चा भी करना पड़ता है। और ये जो पूरा प्रोसेस है एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने का, इसमें करीब 2 से 3 साल लग जाते हैं। अब ये सेम चीज़ मामा अर्थ 3 महीने के अंदर कर देता है। आप बोलेंगे भैया कैसे?
तो फंडा सिंपल है, इन्होंने अपनी एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनाई है जिसमें कई सारे मॉम्स और इनके लॉयल कस्टमर्स हैं। तो वहाँ पे कंटिन्यूसली पोल्स करवाते रहते हैं, उनके प्रॉब्लम समझने की कोशिश करते हैं, उनका फीडबैक लेते हैं। उसके बाद जहाँ पे उनको दिखता है कि यार ये एक प्रॉब्लम है, और वो ये नहीं देखते कि यार ये कितना बड़ा मार्केट है। मतलब अगर मामाअर्थ को एक छोटी सी भी प्रॉब्लम दिखी जिसका मार्केट साइज 500 करोड़ है और उसमें वो मार्केट लीडर बन गए और उनका 100 करोड़ का रेवेन्यू हो गया, तो उनको तो काफ़ी ज़्यादा फायदा है। तो वो सीधा प्रॉब्लम को टैकल करती है, उसमें कुछ इनोवेशंस लेके आती है, फिर पहले गज़ल खुद प्रोडक्ट ट्राई करती है, उसके बाद जो इनके लॉयल कम्युनिटी है उनको ये प्रोडक्ट्स दिया जाता है, उनका फीडबैक लेके फिर प्रोडक्ट को इम्प्रूव किया जाता है। जब फाइनल सबका फीडबैक आ जाता है फिर ये एक सॉफ्ट लॉन्च करते हैं जिसमें ये 4000 से 5000 प्रोडक्ट्स मार्केट में लाते हैं। वहाँ पे फिर वो कस्टमर्स का फीडबैक लेते हैं और देखते हैं कि यार और कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। अगर प्रोडक्ट अच्छा चलने लगा तो फिर वो वाइड स्केल में लॉन्च करते हैं। अगर उनको लगा कि नहीं भैया इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है, इतने ज़्यादा लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं है, तो वो बंद कर देते हैं और नया कुछ इनोवेट करना शुरू करते हैं। तो तभी आप देखेंगे यार शुरुआत उन्होंने 6 प्रोडक्ट से करी थी, बट अब उनके 150 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में। फिर ऐसे इनका राइस वंडर वाटर है, जब आप हेड बाथ लेते हो तो बाल आपके टैंगल हो जाते हैं, तो अगर आप ये प्रोडक्ट यूज़ करते हो तो बहुत जल्दी अनटैंगल हो जाते हैं। तो ऐसे उन्होंने इनोवेट किया जिसमें एक्चुअली कस्टमर्स की प्रॉब्लम सॉल्व होगी और इसीलिए वो इतना ग्रो कर पाए। अगला स्ट्रैटेजी है कि सेल ऑनलाइन, जो कि अवेलेबल है iOS एंड एंड्रॉइड दोनों के लिए, एंड द प्रोडक्ट्स आर आल्सो अवेलेबल ऑन Amazon, Flipkart एंड Nykaa। डू चेक देम आउट। भैया ऑफलाइन वाला मार्केट ना बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। मतलब वहाँ पे इतने सारे बड़े बड़े ब्रांड्स ऑलरेडी होते हैं, प्लस आपको उस मार्केट में एंट्री मारने के लिए पहले स्लॉटिंग फ़ी, लिस्टिंग फ़ी, कई सारे फीस देना पड़ेगा। और एक दुकान में इतने सारे ब्रांड्स होते हैं, आपके प्रोडक्ट को लोग आइडेंटिफाई कर भी पाएंगे कि नहीं, वो एक डाउट है। और अगर आपका प्रोडक्ट नहीं बिका तो वापस भी आपको प्रोडक्ट मिल जाता है, तो बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो इसलिए मामाअर्थ ने डिसाइड किया कि यार शुरुआत में वो सीधा ही ऑनलाइन बेचेंगे, डायरेक्ट टू कंज्यूमर। और तभी आप देखेंगे कि यार मामाअर्थ के हर प्रमोशन में वो बोलते हैं कि यार हम ऑनलाइन अवेलेबल हैं Amazon, फ्लिपकार्ट, नायका और खुद की वेबसाइट पे। बट आप बोलेंगे भैया ये Amazon, फ्लिपकार्ट वाले भी तो 20-30% का कमीशन लेते ही हैं, तो फिर इनका प्रॉफिट कैसे बचता है? तो एक्चुअली होता क्या है कि मान लो ये प्रोडक्ट 100 रुपये का है, वैसे है 250 का, तो इसमें उनका मार्जिन 60 से 65% रहता है। मतलब इस प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा सिर्फ 35 से 40 रुपये होते हैं। बाकी के जो पैसे बचे उसमें वो मार्केटिंग करते हैं, अपना कमीशन बांटते हैं और दूसरे प्रमोशंस करते हैं। तो 60-65 रुपये में 20-30 रुपये तो फ्लिपकार्ट, अमेजोन को दे ही सकते हैं। और तभी आप देखेंगे कि यार प्रमोशंस में ही वो बोलते हैं कि यार आप हमारे ऐप या हमारे वेबसाइट से आके सामान को खरीदो, क्योंकि वहाँ पे ऑफकोर्स वो ज़्यादा ऑफर्स भी दे पाते हैं, प्लस आराम से सीधा 20% ऑफ तो डिस्काउंट दे ही देते हैं, क्योंकि उनका वो कमीशन बच जाता है जो कि उनको अमेजोन, फ्लिपकार्ट को देना होता है। तो इस वे में उन्होंने ऑनलाइन फोकस करके काफ़ी तेज़ी से ग्रो किया। अगला है कि इन्होंने ऑनलाइन मार्केटिंग यानी सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। तो दोस्तों ये रहा मामाअर्थ का नया चारकोल फेस स्क्रब जो कि आज मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ। I use Mamaearth guys. Mamaearth products are the best for your hair. They have a lot of things: hair mask, conditioner, hair oil और काफी कुछ। अब यार चाहे आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, आपको अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग तो करनी पड़ेगी और आपको मार्केट वहाँ करना है जहाँ पे आपके एक्चुअल कस्टमर्स हैं। तो जैसे कि मामाअर्थ मिलेनियल्स को टारगेट करता है और आपको पता है कि यार आजकल की जो यूथ है वो टीवी और प्रिंट एड से ज़्यादा अपने इन्फ्लुएंसर्स की बात सुनते हैं। तो ये इंसाइट वरुण और गज़ल को तब मिला जब उन्होंने देखा कि यार जब एक मॉम एक प्रोडक्ट दूसरे मॉम को रिकमेंड करती है तब वो प्रोडक्ट लेने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वैसे जब मिलेनियल्स दूसरे मिलेनियल्स को रिकमेंड करते हैं तो लोग खरीदते ही हैं। तो शुरुआत में उन्होंने ब्लॉगर्स के साथ पार्टनर किया, फिर उन्होंने इन्फ्लुएंसर्स के साथ पार्टनर किया। और आप खुद ही बताओ कि यार आपको मामाअर्थ के बारे में किससे बात चला? शायद गौरव तनेजा हो सकते हैं, गौरव कपूर हो सकते हैं, ठगेश हो सकते हैं, सुप्रीम लीडर समय रैना हो सकते हैं। और फ्लाइंग बीच ने तो यार इतनी प्रमोशन करी है, उनको तो इक्विटी मिल जानी चाहिए कंपनी में। पर बात यही है कि यार इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में लोगों का काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट बढ़ा और तभी आप देखेंगे कि यार मार्केटिंग में मामाअर्थ सबसे ज़्यादा स्पेंड करता है, करीब 44% स्पेंड करता है। शिल्पा शेट्टी तो एक्चुअल में इन्वेस्टर बन गई क्योंकि उनको प्रोडक्ट पे इतना ज़्यादा भरोसा था, तो इससे वो ज़्यादा वाइड मार्केट को भी टारगेट करने लगे। प्लस क्योंकि यूथ इन सबको फॉलो करता है इसलिए इनकी सेल्स भी पिछले साल 500 करोड़ रुपए क्रॉस कर गई। अगला स्ट्रैटेजी है इनका हाउस ऑफ ब्रांड्स का स्ट्रैटेजी। Dermacoat 10% niacinamide serum. Get ready to live life filter free with the Dermacoat. अब मामाअर्थ में एक स्पेसिफिक टाइप के कस्टमर्स को टारगेट करते हैं जिनको नेचुरल इंग्रेडिएंट्स पसंद है और टॉक्सिन से दूर रहना चाहते हैं। पर ब्यूटी और पर्सनल केयर में और भी डिफरेंट टाइप के कंसर्न्स होते हैं, जैसे आपका स्कार्स हो गया, पिंपल्स हो गया, पिगमेंटेशन हो गया। इसके लिए ऐसे प्रोडक्ट्स चाहिए जिसमें कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स हैं जो इसको ठीक कर पाएँ। कुछ लोगों को आयुर्वेद वाले प्रोडक्ट्स पसंद है, तो इन मार्केट्स को कैसे टारगेट करेंगे? तो इसके लिए इन्होंने अलग ब्रांड शुरू किए हैं,
तो द डर्मा को स्पेसिफिक कंसर्न्स को टारगेट करता है और आयुगा आयुर्वेद प्रोडक्ट्स बनाता है। तो इससे क्या होगा, वो ज़्यादा बड़े मार्केट को कैप्चर कर पाएंगे। और अभी यार उनका 500 करोड़ का तो रेवेन्यू बन गया, बट आगे वो चाहते हैं कि यार 1000 करोड़ तक अगले 1-2 साल में पहुंचे, साथ में प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करते हुए वो अपना IPO भी फाइल करें। तो इसलिए और एक्सपैंड करने की ज़रूरत है और इसीलिए वो अलग अलग ब्रांड्स बना रहे हैं। अब चाहे डाबर हो या हिंदुस्तान यूनिलीवर हो या पतंजलि हो, इनका एक ही ब्रांड थोड़ी है, बहुत मल्टीपल ब्रांड्स हैं, तो वही स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं। पर इसमें कुछ दिक्कतें हैं। देखो अभी तक तो यार काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ रही है, क्योंकि वरुण और गज़ल बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो गज़ल जैसे कि कम्युनिटी, प्रोडक्ट और इनोवेशन को देखती हैं, और वरुण जिनको FMCG मार्केट में काफ़ी एक्सपीरियंस है, वो सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें देखते हैं। बट अब उनको नेक्स्ट लेवल के ग्रोथ के लिए ऑफलाइन मार्केट में एंट्री लेनी पड़ेगी, क्योंकि मेजरली कस्टमर्स अभी भी ऑफलाइन ही खरीदते हैं और वहाँ पर इनका कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा है। धीरे धीरे ये भी अपना ऑफलाइन स्टोर्स खोल रहे हैं, पर आप जान के हैरान रह जाएंगे कि यार जहाँ मामाअर्थ का 500 करोड़ का रेवेन्यू होता है, डाबर का करीब 9000 करोड़ का रेवेन्यू होता है, पतंजलि का करीब 30,000 करोड़ का रेवेन्यू होता है, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का 40,000 करोड़ रेवेन्यू होता है। तो इतनी बड़ी कंपनीज के साथ कम्पीट करने के लिए ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मार्केटिंग, ब्रांडिंग पे भी खर्चा करना पड़ेगा, और इसमें फिर प्रॉफिटेबिलिटी भी मेंटेन रखना, प्लस मल्टीपल ब्रांड्स बना दिए उन्होंने, बट ब्रांड का मैसेज नए कस्टमर्स तक पहुंचे, वो करना भी एक चैलेंज रहने वाला है। तो देखते हैं कि यार ये चैलेंज को कैसे टैकल करते हैं वरुण और गज़ल अलग। पर आपको क्या लगता है कि यार अगर मामाअर्थ प्रॉफिटेबल रहते हुए अपना IPO करेगी, क्या आप मामाअर्थ के शेयर्स लेंगे? कमेंट्स में ज़रूर बताना, और कौन से इन्फ्लुएंसर का कूपन कोड यूज़ करते हो वो भी बता ही देना। अच्छा, आप केस स्टडी के लिए बोलते हो तो केस स्टडी तो बना दी, आप अपने सारे दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह शेयर कर देना। चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लेना और घंटा दबा देना, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। आगे हम ऐसे ही स्टार्टअप, बिजनेस, मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड बातें करेंगे। तो जल्दी मिलते एक नई और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।